नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर। आज हम चौहान वंश का पार्ट 3 लेंगे। इससे पहले हमने चौहान वंश के पार्ट 1 और पार्ट 2 के सीजन डाले थे। आज है चौहान वंश का पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे आज पृथ्वीराज चौहान। अब जो हमारे अगले शासक हैं वह हैं पृथ्वीराज चौहान। अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो विग्रहराज चतुर्थ के बाद सोमेश्वर शासक बने जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, और सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज चौहान शासक बने। पृथ्वीराज चौहान के काल को चौहान वंश के या पृथ्वीराज चौहान को चौहानों का सबसे लोकप्रिय शासक कहा जाता है। सबसे लोकप्रिय शासक कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के काल में ही गजनी के शासक मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण होता है और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के साथ 2 युद्ध लड़ते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गजनी के शासक मोहम्मद गोरी को पराजित किया, लेकिन मोहम्मद गोरी एक महत्वाकांक्षी शासक था। पुनः अपनी सेना को संगठित करता है और पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। और यही वह समय था जब भारत में मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे। पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद सोमेश्वर चौहान अजमेर के शासक बने, लेकिन सोमेश्वर चौहान जो है वह सिरोही राज्य की सहायता के लिए जब अपनी सेना लेकर जाते हैं और गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीमदित्य के साथ युद्ध करते हैं। इस युद्ध में सोमेश्वर चौहान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है और अल्प आयु बालक पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शासक बनाया जाता है। जब अल्प आयु बालक पृथ्वीराज चौहान को शासक बनाया गया तब इनकी माता, जिनका नाम है कर्पूरी देवी, ये पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका बनती हैं। पिता की मृत्यु के बाद जब अल्प आयु पृथ्वीराज चौहान को शासक बनाया गया तब इनकी माता कर्पूरी देवी जो है वो पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका बनती हैं। कर्पूरी देवी दिल्ली के तंवर वंश की राजकुमारी थी। तंवर वंश की राजकुमारी। और इन्हीं कर्पूरी देवी ने पृथ्वीराज चौहान के शासन में सहायता हेतु कदमवास को नियुक्त किया, जो पृथ्वीराज चौहान के शासन कार्य में सहायता करते थे। और कर्पूरी देवी ने ही सेनापति के रूप में भुवनमल को नियुक्त किया और पृथ्वीराज चौहान ने अपना प्रारंभिक शासन कर्पूरी देवी, कदमवास और भुवनमल के नेतृत्व में किया था। उसके बाद सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की कुछ उपाधियां आती है, जैसे पहली राय पिथोरा, दूसरी दलपंगुल और हिंदू सम्राट। कई इतिहासकारों ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक माना है, जिसके कारण उन्हें हिंदू सम्राट की उपाधि दी गई। दलपंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता, विश्व को जीतने वाला, और राय पिथोरा का शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध के मैदान में पीठ दिखाकर न भागने वाला। युद्ध के मैदान में पीठ दिखाकर न भागने वाला। ये पृथ्वीराज चौहान की कुछ प्रमुख उपाधियां थी। पृथ्वीराज चौहान
सन 1182 के अंदर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं तथा अपने संरक्षिका के पद को त्याग देते हैं। अब जब पृथ्वीराज चौहान ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली तो अपने हाथ में लेते ही इन्होंने दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया। दिग्विजय की नीति, इस नीति के तहत इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और पड़ोसी राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित किया। अगर हम बात करें अजमेर की, तो यहाँ पर राजस्थान के सेंटर में पड़ता है अजमेर, और अजमेर के साथ ही ये यहाँ दिल्ली के भी शासक थे। अब चौहान साम्राज्य जो था अजमेर वह दिल्ली तक फैला हुआ था, और सबसे पहले सन 1182 के अंदर, सन 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने बंडानक नामक जनजाति का दमन किया। यह जनजाति हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों से होती हुई दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर रही थी। बंडानक एक खानाबदोश यायावर जनजाति थी। ये जहां पर भी जाती वहां पर लूटपाट करने का काम करती थी। जब पृथ्वीराज चौहान को इस बात का अंदेशा हुआ कि बंडानक जो है वह हमारी सीमा में घुस रहे हैं और यहाँ पर लूटपाट करने के साथ साथ वो लोगों को मारने का काम भी कर रहे हैं, तब पृथ्वीराज चौहान सन 1182 में सर्वप्रथम बंडानकों का दमन करता है। उसके बाद दूसरा आता है सन 1182 ईस्वी में ही महोबा या तुमुल का युद्ध। इतिहासकारों से हमें जानकारी मिलती है कि जब पृथ्वीराज चौहान की सेना थी दिल्ली से पुनः अजमेर लौट रही थी, तब महोबा के शासक परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल के सैनिकों द्वारा पृथ्वीराज की गाइल सेना पर आक्रमण कर दिया गया। तब पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव चंदेल पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जब पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ यूपी के नारायणा नामक स्थान पर सेना लेकर पहुंचता है, तब यहां पर परमर्दी देव चंदेल अपने दो सेनानायक आला व उदल, आला व उदल को पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए नियुक्त करता है। ये दोनों ही वीर पराक्रमी योद्धा थे और इन दोनों ने पृथ्वीराज चौहान की सेना के साथ युद्ध किया, लेकिन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव चंदेल की सेना को पराजित कर दिया और आला और उदल दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो गए। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा तक के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद अगर हम तीसरे अभियान की बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो यहाँ पर पड़ता है सिरोही राज्य और सिरोही के पास ही पड़ता है गुजरात। गुजरात में चोलुक्य वंश के शासक भीमदित्य थे। अब हुआ यह था कि भीमदित्य जो थे वो सिरोही की राजकुमारी इंचिनी से विवाह करना चाहता था। जब भीमदित्य ने विवाह का प्रस्ताव इंचिनी के लिए भेजा तो इंचिनी ने इस विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसने मना कर दिया और उसने कहा कि अगर मैं विवाह करूंगी तो अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ। भीमदित्य को जब इस बात की जानकारी मिली तब भीमदित्य ने सिरोही राज्य पर आक्रमण करने की धमकी दी। तब इंचिनी ने सहायता प्राप्त करने की कोशिश की है, किससे? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान सहायता के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ सहायता करने का प्रमुख कारण ये था कि इसी चालुक्य शासक भीमदित्य ने पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर की हत्या की थी। पृथ्वीराज चौहान सिरोही राज्य की सहायता के लिए अपनी सेना लेकर यहाँ पहुँचता है और दोनों राजाओं के मध्य युद्ध होता है जिसमें भीमदित्य पराजित होता है। कई इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि इस युद्ध के अंदर भीमदित्य की मृत्यु हो गई, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। सिर्फ भीमदित्य यहाँ पराजित हुआ और पुनः अपने राज्य भाग गया था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने इंचिनी से विवाह कर लिया और इसी क्रम में चौथा विद्रोह जो आता है या चौथा आक्रमण जो आता है वो आता है गढ़वाल वंश के शासक, गढ़वाल वंश के शासक जयचंद
गहड़वाल के साथ। कन्नौज राज्य में गहड़वाल वंश का जो प्रमुख शासक था वह था जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान की माता जो थी वो दोनों ही सगी बहनें थी, दोनों ही तंवर वंश के राजा तोमर की पुत्रियां थी। जयचंद गहड़वाल दिल्ली तक अपने साम्राज्य की सीमा को पहुंचाना चाहता था, दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन तोमर वंश के शासक ने पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इसलिए जयचंद गहड़वाल सबसे बड़ा शत्रु समझता था अपना किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो इन दोनों के मध्य दिल्ली को लेकर आपस में मतभेद थे और जयचंद गहड़वाल पृथ्वीराज को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। अब जब जयचंद गहड़वाल का सबसे बड़ा शत्रु बन चुका था पृथ्वीराज चौहान, अब इस बात की जानकारी के लिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण एक स्रोत आता है जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से प्राप्त होती है। बात करें हम चंद्रबरदाई की तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी थे, सलाहकार भी थे और मित्र भी थे। कहा जाता है इन दोनों को लेकर कि दोनों एक थाल जन्मे और एक थाल मरे, यानी दोनों का जन्म लगभग साथ में ही हुआ था और मृत्यु भी साथ में ही हुई थी। तो इस पृथ्वीराज रासो से हमें जानकारी मिलती है कि जब संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो प्रेम था, उस प्रेम प्रसंग की जानकारी जो है वह जयचंद गहड़वाल को चल जाती है। जयचंद गहड़वाल को जब इस बात की जानकारी हुई कि संयोगिता जो है वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है, तब जयचंद गहड़वाल ने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया, स्वयंवर की योजना बनाई। प्रारंभ में तो संयोगिता ने इस स्वयंवर के लिए मना कर दिया, लेकिन बहला फुसलाकर जयचंद गहड़वाल ने स्वयंवर के लिए संयोगिता को राजी कर दिया। अब जब स्वयंवर का आयोजन किया गया तो इस भव्य दरबार के अंदर सभी राजा व राजकुमारों को बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इसका निमंत्रण नहीं दिया। अब जब स्वयंवर की योजना पूर्ण रूप से तैयार हो गई और सभी राजे व राजकुमार यहाँ पहुंच चुके थे और संयोगिता को अपना एक वर चुनना था, यहाँ पर यहीं पर जयचंद गहड़वाल ने एक पाषाण मूर्ति तैयार करवाकर मुख्य द्वार पर लगा दी। जब संयोगिता स्वयंवर की माला लेकर जैसे इस भव्य दरबार में चलती है अपने वर को चुनने के लिए, तब उसकी दृष्टि यहाँ पृथ्वीराज चौहान के पाषाण पुतले पर पड़ती है। जैसे ही संयोगिता ने इस पाषाण मूर्ति को देखा तो उसका पुनः प्रेम जाग उठा और यहाँ से भागकर आती है और पृथ्वीराज के इस पाषाण पुतले के अंदर पाषाण मूर्ति के गले में वरमाला डाल देती है और पृथ्वीराज को अपना पति मान लेती है। जैसे ये दृश्य यहाँ पर उपस्थित सभी राजा व राजकुमारों ने देखा तो सभी खड़े हो गए और सभी जयचंद से कहने लगे कि यहाँ हमें आप हमारा अपमान करने के लिए निमंत्रण दिया है। तो जयचंद गहड़वाल ने कहा कि अगर इससे आपका अपमान हुआ है तो मैं ऐसी पुत्री को मारना ही उचित समझूंगा। जयचंद गहड़वाल यहाँ से संयोगिता को मारने के लिए जैसे ही आता है, अचानक से पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर सवार होकर जिसका नाम था नाट्य रंभा, घोड़े पर सवार होकर आता है, संयोगिता का अपहरण कर यहाँ से अपने साथ ले जाता है अजमेर और वहाँ जाकर ये दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह जो होगा वह गंधर्व विवाह, जिसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में प्रेम विवाह या लव मैरिज भी कहते हैं। ये गंधर्व विवाह की तुलना वर्तमान के प्रेम विवाह से की जाती है। अब जब पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता के साथ विवाह कर लिया, अब जयचंद गहड़वाल का मात्र एक ही लक्ष्य था, किसी भी प्रकार पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना, उसे मारना तथा दिल्ली पर अपना अधिकार करना। अब जयचंद गहड़वाल पृथ्वीराज चौहान से अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए वह विदेशी या बाहरी सहायता प्राप्त करेगा और विदेशी सहायता के लिए जयचंद गहड़वाल गजनी के शासक मोहम्मद गोरी से सहायता प्राप्त करता है। मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। यह एक महत्वाकांक्षी शासक था। अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए इसने भारत पर आक्रमण करना उचित समझा। जयचंद गहड़वाल के कहने पर ही मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ। अगर हम बात करें, मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण यानी पृथ्वीराज चौहान पर प्रथम आक्रमण सन 1191 ईस्वी में किया था। युद्ध का नाम था तराइन का प्रथम युद्ध।
तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। इस युद्ध के अंदर एक तरफ मोहम्मद गोरी था जिसके सैकड़ों गुलाम थे और दूसरी तरफ अजमेर व दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे। दोनों ही सेनाएं तराइन के मैदान में, तराइन हरियाणा राज्य में पड़ता है, तराइन हरियाणा राज्य में, यहाँ पर दोनों सेनाएं आमने सामने होती है। पृथ्वीराज चौहान की सेना का नेतृत्व कर रहे थे उसके सेनापति गोविंद राय। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध के प्रथम पहर में मोहम्मद गोरी की सेना पृथ्वीराज की सेना पर भारी पड़ रही थी। अब अचानक से गोविंद राय जो है वह मोहम्मद गोरी की सेना पर आक्रमण करता है और इसी गोविंद राय ने मोहम्मद गोरी को युद्ध के मैदान में घायल कर दिया। जब मोहम्मद गोरी के गुलामों को इस बात की जानकारी मिली कि मोहम्मद गोरी जो है वो घायल हो चुके हैं, तो घायल अवस्था से मोहम्मद गोरी को युद्ध के मैदान से बाहर निकाला गया और मोहम्मद गोरी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगा। जैसे ही मोहम्मद गोरी के भागने के समाचार गोविंद राय को मिलते हैं तो गोविंद राय इसका पीछा करने के लिए तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता है। अचानक से पृथ्वीराज चौहान गोविंद राय को रोक लेते हैं और कहते हैं, हम राजपूत क्षत्रिय शासक हैं, हम भागते हुए शत्रु पर आक्रमण नहीं करते। गोविंद राय ने उसे जाने दिया। इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान ने गोविंद राय को मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं करने दिया। ये एक उसकी महान भूल थी। अगर गोविंद राय उस भागते हुए गोरी का पीछा करता और वहीं पर अगर गोरी पकड़ा जाता या मारा जाता तो शायद भारत में सल्तनत वंश की स्थापना ही नहीं होती। लेकिन नियति को कुछ और तय था। यहाँ मोहम्मद गोरी भागने में सफल हुआ और पुनः जाकर गजनी पहुंचकर इसने पुनः अपनी सेना को संगठित करने का काम किया। अब जब पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में विजय हुए, विजय होने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने यह सोचा कि मोहम्मद गोरी पूर्ण रूप से बुरी तरह पराजित हो चुका है, वह दोबारा भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन ये उसकी दूसरी भूल थी पृथ्वीराज चौहान की कि उसने गोरी को हल्के में ले लिया और ये सोचा कि वो दोबारा आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन मोहम्मद गोरी, हमने पहले ही बात की थी, एक महत्वाकांक्षी शासक था जो अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने पुनः अपनी सेना का संगठन किया और पुनः भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। एक वर्ष बाद सन 1192 ईस्वी में, सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है उसी तराइन के मैदान में, और यहां पर होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, वही एक तरफ सेना होगी मोहम्मद गोरी की और दूसरी तरफ सेना होगी पृथ्वीराज चौहान की। अब युद्ध से पहले की घटना देखते हैं। हुआ यह था कि जब मोहम्मद गोरी तराइन के मैदान में पहुंचता है तब वह अपने एक सेनापति या अपने एक संदेशवाहक को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजता है। जैसे ही वो संदेशवाहक पृथ्वीराज चौहान के खेमे में पहुंचता है, उसके दरबार में पहुंचता है, तब वहां उसकी मुलाकात चंद्रबरदाई से होती है। उस संदेशवाहक की मुलाकात किससे होती है? चंद्रबरदाई से। और इस बात की पुष्टि हमें इसामी के ग्रंथ से भी होती है। इसामी अपने ग्रंथ में लिखता है कि जब मोहम्मद गोरी ने अपने संदेशवाहक को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा था और ये संदेश भिजवाया था कि या तो आत्मसमर्पण कर दे और इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले या फिर मृत्यु के लिए तैयार हो जा, तब पृथ्वीराज चौहान ने प्रत्युत्तर दिया था कि जाकर अपने सुल्तान मोहम्मद गोरी से कह देना कि मैं एक क्षत्रिय शासक हूं, मैं अधीनता स्वीकार करने की बजाय युद्ध के मैदान में मिलना पसंद करूंगा। इस बात की पुष्टि हसन निजामी अपने ग्रंथ में करते हैं। हसन निजामी जो सल्तनत कालीन इतिहासकार थे, हसन निजामी, इन्होंने अपने ग्रंथ में इस बात की पुष्टि की है। जैसे ही वो संदेशवाहक चंद्रबरदाई से मिलता है तो चंद्रबरदाई जाकर सूचना देते हैं पृथ्वीराज चौहान को कि मोहम्मद गोरी पुनः आक्रमण करने के लिए तराइन के मैदान में आ चुका है और हमें उसका मुकाबला करना है। पृथ्वीराज चौहान भोग विलासी हो चुका था क्योंकि तराइन के प्रथम युद्ध की विजय के बाद पृथ्वीराज ने ये सोच लिया कि मोहम्मद गोरी दोबारा भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन ये पृथ्वीराज की भूल थी। मोहम्मद गोरी पुनः युद्ध के मैदान में आकर तैयार था। अब
जैसे ही ये सूचना मिलती है, पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई को आदेश देते हैं कि जाओ और पुनः सेना को संगठित करो और युद्ध के मैदान में चलो। चंद्रबरदाई और गोविंद राय ये पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे और पृथ्वीराज चौहान ये अपनी सेना लेकर तराइन के मैदान में पहुंचते हैं। शाम का समय था। मोहम्मद गोरी ने युद्ध के स्थान पर कहा कि मैं यहां आपसे समझौता करना चाहता हूं। अब इसमें स्पष्ट रूप से झलक रहा था कि मोहम्मद गोरी को पता था कि अगर प्रत्यक्ष युद्ध होता है तो पुनः पृथ्वीराज चौहान मुझे पराजित कर देगा। तब यहां पर मोहम्मद गोरी ने छल और कपट का सहारा लिया और यहां पर कहा कि मैं आपसे समझौता करने आया हूं, ना कि युद्ध करने आया। अब पृथ्वीराज चौहान ने फिर सोच लिया कि गोरी युद्ध नहीं करेगा, वह समझौता करेगा। लेकिन मोहम्मद गोरी ने क्या किया, रात्रि का समय था। रात्रि के समय के बाद जब सुबह हुई तो जल्दी ही सुबह मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया। जब अचानक से आक्रमण हुआ तो पृथ्वीराज की सेना तितर बितर हो गई, इधर उधर भागने लगी और भागती हुई सेना को जब पृथ्वीराज चौहान ने देखा तब गोविंद राय और चंद्रबरदाई के कहने पर पृथ्वीराज चौहान भी युद्ध के मैदान से निकल गया। जब इस बात की जानकारी मोहम्मद गोरी को मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो युद्ध के मैदान से भाग चुका है या निकल चुका है, तब मोहम्मद गोरी इस भागते हुए पृथ्वीराज चौहान का पीछा करते हैं और हरियाणा में ही पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बनाकर वो अपने साथ पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गया। अब जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया तब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी जो है वो अपने साथ गजनी ले गया और गजनी ले जाकर वहां उसे अंधा करवा दिया गया और उसे कारागार में डाल दिया और कई सारी यातनाएं भी दी पृथ्वीराज चौहान को। अब चंद्रबरदाई जिन्होंने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूर्ण किया था उसके दत्तक पुत्र जलहण ने। इसी पृथ्वीराज रासो से हमें जानकारी मिलती है कि जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गजनी ले गया और वहां उसे अंधा करवा दिया, तब चंद्रबरदाई जो है वो एक फकीर के वेश में जाकर मोहम्मद गोरी से मिलते हैं और उन्हें जाकर ये बताते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है वह शब्दवेदी बाण चलाने में निपुण है। मोहम्मद गोरी ने इस कला को देखने की इच्छा प्रकट की और वो चाहते थे कि मैं भी इस कला को देखूं कि एक शासक जो है वो अपनी आंखों के बिना भी बाण चला सकता है। जब आयोजन किया गया उस शब्दवेदी बाण चलाने का, तब चंद्रबरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान से जाकर मिलते हैं और अपनी सारी योजना बताते हैं। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान अपने हाथ में बाण लेते हैं तब चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी से कहता है कि एक सुल्तान जब आदेश देगा तभी दूसरा राजा तीर चलाएगा। तब मोहम्मद गोरी अपने सिंहासन पर खड़े होकर कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तीर चलाओ। जब पृथ्वीराज के कानों में ध्वनि आई सुल्तान की, तब चंद्रबरदाई ने यहाँ कुछ वाक्यांश कहा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता बेटा सुल्तान मत चूके चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने अपना तीर चलाया और वो सुल्तान के गर्दन में जा लगा। सुल्तान की वहीं पर मृत्यु हो गई। जैसे ही सुल्तान की मृत्यु हुई, चंद्रबरदाई ने अपने ही कटार से पहले पृथ्वीराज चौहान को और उसके बाद अपने आप को घोंपकर आत्महत्या कर ली। लेकिन अन्य इतिहासकारों ने इस घटना को अप्रामाणिक घोषित किया है, क्योंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के बाण से सन 1192 में न होकर सन 1206 ईस्वी में मृत्यु की पुष्टि की है कि मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु है वह 1206 ईस्वी में हुई थी। और इसी के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलामों ने ही उसके साम्राज्य का विभाजन कर आपस में बांट लिया था। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंद राज जो है वो अजमेर का शासक बना और इसी गोविंद राज ने अजमेर को छोड़कर रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की। जो अपना अगला सीजन होगा वो होगा रणथंबोर का चौहान वंश। ये था अजमेर का चौहान वंश पार्ट 3। इसी के साथ चौहान वंश जो था अजमेर का वह समाप्त हुआ। इसके बाद हम लेंगे रणथंबोर का चौहान वंश और जालोर का चौहान वंश। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। जो भी आने वाले आगामी वीडियो होंगे वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।